जय हिंद दोस्तों। आज आपके बीच में इंडियन पॉलिटी सब्जेक्ट का एक पहला लेक्चर ओवरव्यू लेकर के आया हूँ। भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था, इस पर एक परिचय के रूप में एक नज़र डालते हैं कि ये क्या है, क्यों है, कैसा है। तो सबसे पहले इसमें बात आती है भारतीय संविधान की। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज इस पर बात करेंगे कि संविधान क्या है, क्यों कोई देश संविधान को बनाता है या लागू करता है। आपको भी पता है दोस्तों कि पहली बार संविधान को लिखित रूप में लागू करने वाला देश हमारा है यूएसए। यूएसए वर्ल्ड का ऐसा देश है जो पहली बार लिखित संविधान को एक रूप दिया। ये आम बात नहीं है दोस्तों। इससे पहले राजाओं का शासन हुआ करता था और राजा लोग अपनी मर्जी से शासन चलाते थे। उनकी जो मर्जी वही चीज़ें रूल्स होती थी। आपका कोई अधिकार नहीं था, प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता था। राजा की मर्जी के हिसाब से चलता था शासन, सत्ता, प्रशासन, हर एक चीज। तब हमें संविधान का एक नया कॉन्सेप्ट मिला यूएसए से। दूसरा एक तर्क चलता है संविधानवाद क्या है, तो इसे भी समझेंगे। और तीसरा, जब लोग कहते हैं कि सर संविधान तो पढ़ लिया, ये पॉलिटी क्या होता है, राज्य व्यवस्था, जिसे आप पॉलिटी कहते हैं। अगर इंडियन पॉलिटी कहेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था की बात होगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संविधान क्या, क्यों, कैसे, क्यों जरूरत है हमें संविधान की। तो संविधान को समझने से पहले, उसकी ज़रूरत को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, एक टर्म आता है संघर्ष। संघर्ष क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट। यदि आपको संघर्ष समझना है तो सबसे पहले आप अपने परिवार में आए कि संघर्ष क्या होता है। तो परिवार में आप देखेंगे, जैसे आप एक स्टूडेंट हैं तो पापा आपके कहेंगे कि बेटा शादी का उम्र है, विवाह कर लो। आप कहेंगे नहीं पापा, पहले तो नौकरी लग जाए तो विवाह करूंगा। तो आपके और पापा के बीच एक संघर्ष पैदा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप देखते हैं कि आज के बच्चे हमारे चाहते हैं कि मैं प्रेम विवाह करूं, स्वतंत्र रहूं। हमारे घर परिवार के लोग, समाज के लोग इन चीज़ों को रोकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों में और सामाजिक व्यवस्थाओं में और समाज के लोगों में और परिवार के लोगों में एक संघर्ष उत्पन्न होता है। परिवार से यही संघर्ष निकल करके समाज में आता है। समाज में देखेंगे एक संप्रदाय के लोग मंदिर के लिए लड़ते हैं, एक संप्रदाय के लोग मस्जिद के लिए लड़ते हैं। तो मंदिर मस्जिद के बीच का ये सांप्रदायिक संघर्ष उत्पन्न होता है। और अगर आप घरों में देखें तो आज अगर भारत पाकिस्तान का मैच है, अगर मान ले तो 3 बजे से मैच है, तो जो हस्बैंड मटेरियल हैं वो मैच देखने के लिए रिमोट लेके बैठे हैं और जो वाइफ है वो नागिन 3 देखने के लिए तैयार है। इन दोनों के बीच संघर्ष होना चालू हो जाता है। देखिए, वैचारिक संघर्ष है, वैचारिक मतभेद। ये सारी चीज़ें क्या है, वैचारिक हैं, मतभेद हैं, विचारों का मतभेद है। अब यही मतभेद और संघर्ष आप अपने आसपास देखें, विद्यालय है, सड़क है, समाज है, हर एक जगह आपको देखने को मिलेगा। और ये धीरे धीरे राज्य और राज्य से देश और फिर ये विश्व लेवल पर यह संघर्ष देखने को मिलता है। इसलिए तो दोस्तों हमारे सैनिक लोग रहते हैं बॉर्डर पे, ताकि एक देश दूसरे देश के बीच संघर्ष करके बात को बहुत ज़्यादा आगे ना बढ़ा दे और युद्ध तक मामला ना पहुंच जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप संघर्ष समझ गए होंगे। लेकिन सवाल ये है कि संघर्ष अगर है तो फिर इसको कैसे दूर किया जाए, समाधान क्या है। समाधान क्या है? तो समाधान समझने के लिए आप अगर देखें तो आपको दिखता स्वरूप समाधान के लिए क्या है। अगर गांव में लड़ाई होती है तो लोग किसे बुलाते हैं, पुलिस को। तो पुलिस कहीं ना कहीं एक समाधान का काम करने के लिए आता है। जैसे हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो एक पार्टी होती है वर्सेस दूसरी पार्टी होती है। तो एक हमें एम्पायर की ज़रूरत होती है जो डिसीजन दे, आउट नॉट आउट। नहीं तो एक पक्ष कहेगा आउट, दूसरा पक्ष कहेगा नॉट आउट, संघर्ष तो होगा। तो एम्पायर चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसी एम्पायर के लिए हम सरकार को लाते हैं और सरकार कैसे रूल करेगी इसके लिए हम संविधान का निर्माण करते हैं। तो संघर्ष का समाधान अगर आप समझना चाहें तो एक पुलिस आपको दिखता स्वरूप है, और अगर बॉर्डर पर देखें तो ये सेना है। लेकिन ये सारे सरकार के नियंत्रण अंग हैं, सरकार के नियंत्रण अंग हैं जिसके द्वारा सरकार इस संघर्ष को समाप्त करने का कार्य करती है। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि सरकार के अंग हैं 3, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। मैं उस पर भी आ रहा हूँ, पहले ये थोड़ी सी बात समझ लें अपनी भाषा में। तो संघर्ष का समाधान के लिए आप देखेंगे सरकार हमारी है, और सरकार के जो अंग हैं जैसे पुलिस है, देखिएगा गांव में दरोगा जी
बहुत 2 स्टार लगा करके घूमते रहते हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, समझदारी दिखाते हैं। एक एक संप्रदाय या एक संप्रदाय लड़ जाते हैं या परिवार के लोग लड़ जाते हैं, संघर्ष करते हैं, तो उन्हें समझाते बुझाते हैं। तो ये चीज़ें आपको दिखता स्वरूप समाज में मिलता है। अब सरकार, हमारी सरकार जो है वो संघर्ष को दूर करने के लिए तत्पर रहती है। एक एम्पायर की तरह है, 2 समाज के लोग लड़े तो एम्पायर की तरह सरकार आकर के उसमें कमेटी बना करके उन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का काम करता है। तो अब बात आती है कि हम 2 लोग लड़ते हैं तो सरकार आती है। परिवार में जैसे अब 2 भाई लड़ जाएंगे तो पापा आ जाते हैं, मम्मी आ जाती है। अगर 2 पापा चाचा लड़ जाएं तो आप देखते हैं कि दादाजी आ जाते हैं। तो ठीक उसी तरह जब 2 संप्रदाय या 2 समाज के बीच टकराव होती है तो सरकार बचाने आती है। लेकिन यदि आप सोचें कि कभी सरकार ही अगर मारने लगे तो सरकार ही गुंडेबाजी पे उतर जाए, लोगों को मारने लगे, हमें पीटने लगे, तो इन्हीं समस्याओं के लिए कि सरकार ही गुंडा ना हो जाए, सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी कि अगर मैं समझूं बात को और ये आपको समझाऊं तो सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए हम क्या निर्माण करते हैं? संविधान का निर्माण करते हैं। अब ये संविधान क्या है? अब आपको समझ आ गई होगी संविधान की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो हमें सरकार पर नियंत्रण रखनी है ताकि सरकार ही हमारा गुंडा ना हो जाए, सरकार ही हम सब समाज के लोगों को टॉर्चर ना करने लगे। इसके लिए सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए एक संविधान का निर्माण किया जाता है। संविधान में वो सारे विधि नियम की उल्लेख किया जाता है ताकि सरकार उसके अकॉर्डिंग चले। तो यदि आप समझ गए होंगे कि संविधान क्यों आता है, अब एक संविधान बाद जिसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल अब समझते हैं, आपने कहा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, आपने कहीं पढ़ा भी होगा। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, विधायिका का काम है विधि का निर्माण करना, विधि, अधिनियम या कानून, एक्ट या लॉ। लेकिन ये सारी विधि किसके अकॉर्डिंग बनेगी? हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। तो विधायिका का काम है विधि बना देना। अब मान के चलिए विधायिका ने बना दिया शराब बंद करा जाए, जो बिहार में अभी बंद है। अब शराब बंद है, अगर कोई शराब बेच रहा है तो क्या आप विधायक और संसद महोदय को भेज देंगे भाई जाइए शराब रोकिए? तो नहीं ना रोकेंगे ना। तो हमें एक अलग अंग की जरूरत पड़ेगी जिसे हम कहते हैं कार्यपालिका। क्या कहते हैं? कार्यपालिका। कार्यपालिका वो एग्जीक्यूटिव, ये जो अंग है ये जो भी विधायिका कानून या विधि का निर्माण करती है उसको धरातल पर एग्जीक्यूट करने का काम करता है, इसलिए अंग्रेजी में इसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और एग्जीक्यूटिव का दिखता स्वरूप आपका क्या है? जैसे आप देख रहे हैं डीएम हैं, एसपी साहब हैं, हमारे पीएम सीएम, ये सब भी एग्जीक्यूटिव हैं। देखिए कार्यपालिका भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अस्थाई। अस्थाई जैसे आप डीएम हो जाए, आप अस्थाई 60 साल तक हैं, इसलिए तो कहा जाता है कि सरकारी नौकरी लीजिए, 60 साल तक आपको कोई नहीं हटा सकता है, 60 वर्ष तक आप हैं, अस्थाई कार्यपालिका। लेकिन एक देखिएगा सीएम साहब हैं जो 5 साल में आते हैं, ये होते हैं अस्थाई कार्यपालिका, ये हर एक 5 साल में बदलते रहते हैं। तो यदि आप समझें तो सरकार के 2 अंग में से 3 अंग में से आपने पहला समझा विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा क्या है? न्यायपालिका। अब आप ये बताइए, विधायिका रूल्स बनाई, कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट किया, किस पर? हम ही लोगों पर, जनता पे। अब अगर ये कुछ ऐसा नियम बना दे और विधायिका ऐसा नियम बनाए और कार्यपालिका हमारे ऊपर ही गुंडा राज चलाने लगे तो हम कहाँ जाएंगे? इसके पास जाएंगे, ये तो रोड पे खड़े हैं डंडे लेकर, ये तो रूल ही बनाए हैं, तो कहाँ जाएंगे आप? तब हम जाते हैं न्यायपालिका में। इसीलिए दोस्तों हमारे संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र अंग है और इसका दरवाजा खटखटाते हैं और हमें यहाँ न्याय मिलती है। अगर कहें तो विधायिका और कार्यपालिका के बीच कोई दिक्कत हो और जनता के बीच कोई दिक्कत हो तो वहाँ एम्पायर के रूप में कौन आते हैं? न्यायपालिका। आज भी देखते हैं कोई भी वैकेंसीज में कुछ भी दिक्कत होती है तो हम लोग कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका के पास जाते हैं, क्योंकि और कोई तो सुनता ही नहीं है, हमारी न्यायपालिका ही सुनेगी। तो कुछ मिलाकर न्यायपालिका का अगर आप रूप देखें तो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे उच्चतम न्यायालय हमारा है। उसके बाद आपके राज्यों में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होते हैं और जिला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सत्र न्यायालय या जिला न्यायालय होते हैं। तो कुल मिलाकर मोटे तौर पर आपको ये समझ आ गई होगी कि संविधान की जरूरत हमें क्यों है। तो सरकार पर नियंत्रण रखना, सरकार पर आपको नियंत्रण रखना है तो उसके लिए हमें संविधान की जरूरत होती है। संविधान एक नियमों का संग्रह है,
एक गाड़ी का चेचिस है जिस पर पूरी देश की सिस्टम चलती है। सरकार भी आप समझ चुके हैं। अब सरकार देखिए कई तरह के होते हैं। एक सरकार आप समझते होंगे लोकतांत्रिक सरकार होती है, वहाँ भी संविधान होते हैं। कुछ सरकारें अलग अलग शासन व्यवस्थाओं से चलते हैं। पुराने समय में तो राजाओं का शासन था। यहाँ कुछ एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि क्या, तब जाकर के ये चीज़ें क्लियर होगी कि संविधानवाद क्या है। देखिए संविधानवाद क्या होता है? वाद का अर्थ होता है किसी भी विचार या उस परंपरा को आगे बढ़ाना। तो देखिए अगर बात करें हम अपने पड़ोसी क्षेत्रों में, तो एक देश आता है म्यांमार। म्यांमार में भी संविधान है, सरकार है, लेकिन वहाँ सरकारें सेना की सर्वोच्चता को दर्शाता है। इसका मतलब यहाँ संविधान तो है, लेकिन शासन की जो असली पावर है वो किसके पास है? सेना की सर्वोच्चता है। आपके हमारे पड़ोसी देश हैं ईरान, धार्मिक नेता का शासन चलता है। देखिए संविधान तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ शासन की जो असली पावर है वो किसके पास होता है? धार्मिक नेताओं के पास। तो संविधान म्यांमार में भी है, संविधान ईरान में भी है और संविधान भारत में भी है। तीनों में आप अंतर समझ पा रहे दोस्तों? म्यांमार में जो सेना का शासन है उसमें सर्वोच्चता किसकी हो गई? सेना की या किसी व्यक्ति की। ईरान में धार्मिक नेता का शासन है, इसका मतलब यह हुआ कि ईरान में भी शासन व्यवस्था किसी न किसी धार्मिक व्यक्ति के हाथ में है। लेकिन यदि भारत की बात करें तो भारत की सर्वोच्च शक्ति हमारी संविधान में है, किसी नेता के पास नहीं है। इसलिए डीएम हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी संविधान के आगे कोई नहीं टिक पाता है। आपको पता होगा हमारी पीएम रह चुकी इंदिरा गांधी भी जेल जा चुकी है। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है, हमारे यहाँ की खूबसूरती यही तो है कि सीएम हो, पीएम हो, डीएम हो, अगर किसी ने गलत करा तो वो जेल जाएगा, उसको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो आइए कुछ और मुद्दों पर आगे बात कर लेते हैं। तो संविधान अब आप समझ के होंगे। सरकार का सर्वोच्च धार्मिक नेता कहाँ होता है? ईरान में होता है। तो यूएसए और भारत दो ऐसे देश हैं जहां संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान की सर्वोच्चता है, इसी को आप समझे, ये संविधानवाद है। संविधानवाद है यानी कि यहाँ पर संविधान का शासन चलता है। मोटे तौर पर आप समझना चाहें तो किसका शासन चलता है? संविधान का। संविधान ही यहाँ सर्वोच्च है और संविधान बनाने वाला जनता है, जनता का प्रतिनिधि है और प्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यहाँ पर सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है और जनता के द्वारा बनाया गया संविधान ही सर्वोच्च नियमों का कानून है। अगर आपसे कोई कहे कि कोई विधि बड़ा है, कोई कानून बड़ा है कि संविधान, तो आप एक लाइन में कहिए संविधान बड़ा है। तो संविधान की सर्वोच्चता जिस जिस देश में होगी वह देश संविधानवाद कहलाएगा। सरकार संविधान के अनुसार कार्य करेगी। संविधानवाद में सर्वोच्च विधि संविधान होगा जिसमें सभी के अधिकार और शक्ति का वर्णन होगा। अगर आप अपने संविधान को देखें तो उसमें अनुच्छेद 395 है, भाग 22 है, अनुसूची 12 है। सभी चर्चाएं आगे लेक्चर 1, 2, 3 के बाद आएंगे। सारे लेक्चर्स में हम आपको पूरा संविधान कंप्लीट करा देंगे। संविधान नियमों का संग्रह है, सर्वोच्च नियम है। जिस देश में संविधानवाद है वहाँ सर्वोच्च नियम किसका होता है? संविधान का। अब इसमें भाग होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, अनुसूची होती है। सीधा समझिए जैसे कोई किताब है उसमें चैप्टर्स होते हैं और वो चैप्टर्स को कहा गया है यहाँ भाग, और उस चैप्टर में जो बातें लिखी होती है पॉइंट लगा के, स्टार लगा के, उसे क्या कहा गया? अनुच्छेद। और कुछ चीज़ें जो डिटेल में लिखी गई है उसके लिए एक अलग किताब बनाई गई जिसे आप क्या कहते हैं? अनुसूची। तो अनुसूची का विस्तार की आवश्यकता जहाँ जहाँ हुई, उसी को जहाँ जहाँ अनुच्छेद की आवश्यकता के विस्तार हुई वहाँ वहाँ हमने क्या बनाए? अनुसूची बनाए। तो आपने देखा म्यांमार और ईरान में सरकार की सर्वोच्चता है, सरकार की सर्वोच्चता है, वहाँ संविधान भी है लेकिन संविधानवाद नहीं है। यानी संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, सरकार की सर्वोच्चता है। इसका मतलब किसी न किसी व्यक्ति का शासन है, वो व्यक्ति की सर्वोच्चता है। लेकिन भारत में देखिए संविधान की सर्वोच्चता है। इसीलिए तो दोस्तों इंदिरा गांधी जेल गई, ये मैंने आपको पहले ही बताया। तो संविधान क्या करती है? सरकार को नियंत्रण करती है। यानी दोस्तों वही बात होगी, जिस संघर्ष से बचने के लिए हमने सरकार को लाया, यदि सरकार ही हमारे ऊपर दबाव डालने लगे, हमारे ऊपर गलत सलत नियम कानून थोपने लगे, तो हम कहाँ जाए? इसीलिए हमने क्या बनाए? संविधान। और संविधान बनाकर हमने अल्टीमेटली क्या किया? सरकारों पर नियंत्रण किया। इसलिए तो आज कहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, सरकार पर भी हम केस कर सकते हैं। तो संविधान सरकार की शक्ति या तीनों अंग की शक्ति का उल्लेख करता है। तो जो हमारा संविधान है वो सरकार के तीनों शक्ति, मसलन कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों का शक्ति का उल्लेख करता है।
सरकार की शक्ति को सीमित करता है कि कहाँ सरकार को काम करना है, कहाँ नहीं। नागरिक की स्वतंत्रता, साथ ही नागरिक की स्वतंत्रता अधिक होगी क्योंकि सरकार का अधिकार सीमित है। देखिए, जहाँ संविधानवाद होगा, जहाँ नियम सर्वोच्च होंगे, वहाँ सरकार की शक्ति सीमित होगी। तो इसका मतलब जनता की शक्ति बढ़ेगी, क्योंकि संविधान बनाने वाला कौन है? जनता। इसलिए देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ इतनी आज़ादी मिली लोगों को, उसी तरह यूएसए से प्रेरित है हमारा फंडामेंटल राइट। तो वो उस देश में भी देखिए आज़ादी इतनी है, खुल के लोग जी रहे हैं कि वहाँ हॉलीवुड जैसा एक पूरा इंडस्ट्रीज बना, उसी तरह बॉलीवुड जैसा इंडस्ट्रीज बना। आप म्यांमार, ईरान या इन देशों में जाकर देखें तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज आपको देखने के इस तरह का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ खुल के जीने की आज़ादी है, खुल कर के बात करना है, खुल कर के घूमना है, खुल कर के अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो अगर मूल रूप में देखा जाए तो संविधान की जो आत्मा है वो हमारा प्रस्तावना में देखने को मिलता है। प्रस्तावना, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। उसके बाद आप मूल अधिकार को देखें, संविधान का बेस्ट पार्ट है। उसके बाद इस एक और बेस्ट पार्ट है डीपीएसपी, जिसे आप नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व कहते हैं। तो संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ है जनता की सर्वोच्चता। याद रखें, संविधान की सर्वोच्चता का अर्थ क्या होती है? जनता की सर्वोच्चता। जहां संविधान बड़ा होगा वहां जनता का पावर बड़ा होगा, जनता का अधिकार बड़ा होगा। सरकारें हमारे से अधिकार छीन नहीं सकती, क्योंकि सरकार ने अधिकार दिया ही नहीं। हमने तो स्वयं संविधान लिखा और प्रत्यक्ष रूप से हमारे प्रतिनिधियों ने संविधान लिखा, इसलिए तो हमारा अधिकार ज़्यादा है। इसलिए सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट हमारा संविधान का पार्ट है, जो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक में वर्णित किया गया है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे अगले लेक्चर में। सरकार ने नहीं संविधान लिखा, संविधान हम लोगों ने लिखा, क्योंकि हमारे प्रतिनिधि ने संविधान की रचना किया, इसलिए हमारे जनता के पावर, शक्ति और उसकी आज़ादी की उल्लेख बहुत ज़्यादा संविधान में की गई है। पहले ही मैं बता चुका हूँ, संविधानवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें उस बात की सर्वोच्चता को दिखाया जाता है, स्वतंत्रता, गरिमा, अधिकार, समानता को दिखाया जाता है। तो अगर हम कहें तो जहाँ संविधानवाद है, सरकार तो होगी, लेकिन सरकार नियंत्रण होगी किससे? संविधान से। और सरकार सीमित होगी और लोकतांत्रिक भी होगी। तो अतः हम ये कह सकें कि संविधानवाद क्या नहीं है। तो संविधानवाद क्या नहीं है, इसको अगर समझना है तो संविधान, किसी देश में संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि म्यांमार में भी संविधान है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी संविधान है, हमारे अगर देखें ईरान में भी संविधान है, लेकिन वहाँ संविधान की सर्वोच्चता नहीं है। सैनिक शासन है, तो कहीं धार्मिक नेताओं का शासन है। तो संविधानवाद क्या नहीं है? तो संविधान तो है, लेकिन सर्वोच्चता उसकी नहीं है। तो संविधान का होना संविधानवाद की गारंटी बिल्कुल नहीं है। संविधानवाद की गारंटी तभी होगी जब संविधान की सर्वोच्चता होगी, किसी व्यक्ति या सैनिक शासन की सर्वोच्चता नहीं होनी चाहिए। तो हमारा देश संविधानवाद है, क्योंकि हमारे देश में संविधान द्वारा शासन तय होता है, ना कि किसी व्यक्ति द्वारा। हमारे देश में कोई बड़ा नहीं है दोस्तों, सीएम, पीएम, डीएम कोई भी बड़ा नहीं है। जनता बड़ी है और जनता के द्वारा बनाई गई एक संविधान बड़ा है। तो ये इन बातों को अगर आप समझ गए तो अब आप समझ गए होंगे कि संविधानवाद क्या है, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है। ये अगर आप समझ गए तो अब तीसरा हमारा जो टॉपिक ऊपर में हमने आपको दिखाया कि राज व्यवस्था क्या है, इंडियन पॉलिटी क्या है। तो देखिए दोस्तों, संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो मेरा मूल रूल है वो, और संसदीय अधिनियम, संसद जो बनाते हैं रूल, तथा जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय आते हैं, ये तीनों को जब एक साथ मिला देते हैं तब जाकर के हमारा बनता है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो वही इंडियन पॉलिटी है जिससे संविधान पढ़ने के बाद आपको संसदीय अधिनियम और उच्चतम न्यायालय के निर्णय पढ़ने के बाद इंडियन पॉलिटी समाप्त हो जाती है। तो ये पहला और छोटा सा लेक्चर था जिसमें हमने आपको आज कवर किए कि संविधान क्या है, संविधान की ज़रूरत क्यों है, सरकार क्या होती है, सरकार की क्या ज़रूरतें होती है, क्या सरकार हमारे लिए क्या करती है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।